साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है पीसीएस मंत्रा जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोग 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए, भारत में पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया। तो यहां पर आपको बताना है ये चार विकल्पों में से तो देखिए, जो आपका 1833 का चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय कानूनों को संचित लिपिबद्ध तथा सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था और सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की परिषद में सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पर 1833 तथा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था लॉर्ड मिंटो का। किसका था? लॉर्ड मिंटो का कथन था। देखिए, 1919 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इस समय वर्तमान उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर या वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। अगला है किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। तो देखिए, 1935 के अधिनियम के भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत पर संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था। प्रारूप समिति में तो देखिए, जो प्रारूप समिति थी इसका गठन 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर के अध्यक्षता में किया गया था। इस समिति का गठन, ठीक है। इसमें कुल 7 सदस्य थे, अध्यक्ष समिति 7 सदस्य थे। तो इसमें देखिए कौन कौन थे। डॉक्टर अंबेडकर थे अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, इसके अतिरिक्त ए के अय्यर, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ए एम माधव, डीपी खेतान। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो जेपी कृपलानी है इनका नाम कहीं नहीं आता, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ये इसमें शामिल नहीं थे। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन कौन का कार्य वायसराय मतलब कौन सा कार्य जो है वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है इन चार कार्यों में। तो देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक ये 1828 से लेकर 1833 तक ये जो है गवर्नर जनरल रहते हैं। तो देखिए, इस समय इन्होंने जो क्या काम किया था। बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई, तो पहला काम किया था। 1830 में ठगी प्रथा को समाप्त किया, ये भी हो गया। फिर नरबली प्रथा का भी अंत बेंटिक ने किया था। तो ये तीनों कार्य किए थे, परंतु व्यपकत का सिद्धांत जो है इसकी शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में होता है। साइमन कमीशन आपका 1928 में आता है। तो इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से कौन से या से कथन सत्य है। पहला, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, ये कथन सही है। दूसरा, कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया, ये भी सही है। तीसरा, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, तो ये कथन जो है कार्ल मार्क्स का नहीं था बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक का था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का कहना था। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तो 1 और 2 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी जो है वो जमींदार को बनाया गया था। ठीक है, जमींदार को, जबकि महालवाड़ी में संपूर्ण गांव को और रैयतवाड़ी में इंडिविजुअल किसान को। आगे बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किससे माना जाता है। तो इसका जन्मदाता जो है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इन दोनों को माना जाता है। सर्वप्रथम वर्ष 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा 12 महल जिले में लागू किया गया था। फिर 1820 में इसे मद्रास में तथा बाद के वर्षों में बॉम्बे तथा संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया। दक्कन में इस व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसानों को माना गया था। अगला दिन कटिया
तिनकठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था? तो 3/20। ठीक है, 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यदि 20 भाग किसी खेती करते हैं, 20 पार्ट, तो उसमें से 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से बिहार के चंपारण क्षेत्र में लागू की गई थी। अगला है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के कारण के कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? 3 कारण दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें डलहौजी की विपगत नीति कौन सा शामिल था, ये बताना। ठीक है, तो डलहौजी की विपगत नीति शामिल थी, बेलजली की सहायक संधि भी शामिल थी, परंतु ब्लैक होल ट्रेजेडी ये इससे इससे कोई संबंध नहीं है। ये प्लासी के युद्ध के समय की चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा, अर्थात ए ऑप्शन। अगला 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। क्योंकि वीर कुंवर सिंह ने जो है भोजपुर क्षेत्र में, और खान बहादुर खान ने जो है रुहेलखंड में किया था। रुहेलखंड में किया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो आउटरम एवं टेलर ने। किसने? आउटरम एवं टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जबकि LR रीच ने इसे धर्मयुद्ध कहा था, और TR होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है कि सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। सही है। हिंदू मुस्लिम एकता की इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। यह भी कथन सही है। तीसरा, आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। तो ये 3 के तीनों कथन जो है वो सत्य है। और यह ध्यान रखिए, आनंद मठ नामक जो पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला है, कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन का संबंध जो है ये पंजाब से है। कहाँ से है? पंजाब से है। देखिए, कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यह आंदोलन सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था। और ध्यान रखिएगा, मणिपुर क्षेत्र में कुकी विद्रोह हुआ था। ये कूका है और वो कुकी है। ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मुंडा विद्रोह के नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे। कौन थे? बिरसा मुंडा। यह विद्रोह वर्तमान झारखंड के रांची और आसपास के क्षेत्र में हुआ था। विद्रोह का प्रमुख कारण मुंडा लोगों की जो परंपरागत खेती की व्यवस्था खूट कट्टी थी, उसमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। 3 कथन बताना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उदत्त मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। उदत्त मार्तंड जो है वो भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था। कथन सही है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था। ये भी कथन सत्य है। इसका प्रकाशन नागपुर से हुआ था। नहीं, इसका प्रकाशन कानपुर से हुआ था, ना कि नागपुर से। तो यहाँ पे पहला दूसरा कथन सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्न से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? तो ये जो प्रेस एक्ट था वो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में। देखिए, भारत की स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों के प्रतिबंध हेतु द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वर्ष 1978 में 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। 1882 में लॉर्ड रिपन, जो ये लॉर्ड रिपन है, इसे 1882 में के समय यह कानून वापस ले लिया जाता है। और जो चार्ल्स मेटकाफ है, इनको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेल्जली के द्वारा वर्ष 1800 में की गई थी। कंपनी के असैनिक अधिकारियों को की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगला है, इसमें कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? तो देखिए, वुड्स डिस्पैच के बारे में, तो वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने का सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो कहाँ पे? कलकत्ता, बंबई और मद्रास में, न कि इलाहाबाद, पटना और बनारस में। तो यहाँ पे महिला शिक्षा से संबंधित था, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम से संबंधित था, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति से संबंधित था। परंतु इसमें ये डी वाला इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना का संबंध इससे नहीं था। इससे संबंध था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले जाने से। आगे बात करते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को।
देखिए, ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया गया तथा स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन के प्रभावी होने पर रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 6 नहीं, 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन विधिवत रूप से लागू हुआ था तथा आंदोलनकारियों द्वारा यह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? तो विलियम डिग्वी की अध्यक्षता में 1889 में। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस का ही एक समिति थी। इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र भी निकाला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? तो इसका निर्माण जो है 1888 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, मतलब इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का। इस सभा का उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना और लोगों को कांग्रेस से दूर करना था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्ष के रूप में? देखिए, कानपुर 1925 में इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती है। बेलगांव 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बल्कि महात्मा गांधी ने यहाँ पर इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल। हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये गर्मपंथी नेता थे, परंतु गोपाल कृष्ण गोखले ये गर्मपंथी नेता नहीं थे, नरमपंथी थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे तथा उन्होंने कई बार सरकार को चुनौती दी थी। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे। कौन बन गए थे? तो जो नरेंद्र गोसाई, जो 1908 का अरविंद अलीपुर षड्यंत्र केस होता है, इसमें ये सरकारी गवाह बन जाते हैं। इस केस में अरविंद घोष और वारिंद घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 17 लोगों को सजा सुनाई गई। इस मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए। बाद में कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्रनाथ बोस ने जेल में नरेंद्र गोसाई को गोली मारकर हत्या कर दी थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लहड़ी को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इनको जो है, इन्हें काकोरी कांड में या काकोरी केस में जो है सजा सुनाई गई थी। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया था। इसी मामले में इन्हें सजा सुनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, फांसी की सजा। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आरेस्ट की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या जो है चापेकर बंधुओं ने की थी। किसने की थी? चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापोकर, बालकृष्ण हरि चापोकर और वासुदेव हरि चापोकर 3 भाई थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कब की थी? 1897 में, जून 1897 में। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट बम कांड में शामिल थे? इसमें खुदीराम बोस शामिल थे। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ट बच गया और राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन ये किया था अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में। केशवराम बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? तो 27 सितंबर 1925 को इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य नहीं थे? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के, तो देखिए, इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल शामिल थे, परंतु शिव वर्मा इसमें शामिल नहीं थे। शिव वर्मा जो है, जब आगे चल करके यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनती है, तो वहां पे सदस्य बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित कौन थे? अमीरचंद। काकोरी षड्यंत्र केस से अशफाक उल्लाह खां। लाहौर षड्यंत्र केस से जतिन दास। परंतु नासिक षड्यंत्र केस से रास बिहारी बोस संबंधित नहीं थे। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली षड्यंत्र केस से था। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। एक सेकंड, डी सही नहीं है, एक सेकंड।
ये डी। अगला है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो इन तीनों को जो है लाहौर षड्यंत्र केस, अक्टूबर 1930 में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई थी और इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र केस में बटुकेश्वर दत्त को फांसी नहीं दी गई थी, बल्कि काला पानी की सजा देकर उन्हें अंडमान की सिल्वर जेल भेज दिया गया था। अगला है निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? तो इसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने फरवरी 1905 में इसको प्रारंभ किया था। इसका उद्देश्य इंडियन होम रूल सोसाइटी की, मतलब इसका जो उद्देश्य था स्वशासन की प्राप्ति करना था, ठीक है। और इस सोसाइटी के द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया जाता था। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है। चार घटनाक्रम है और इन्हें हमें क्रम से लगाना है। देखिए इसमें जो कानपुर षड्यंत्र केस है वो 1924 में होता है, ठीक है, 1924 में होता है। तो यहाँ पर ये चार आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में, तो ये दो आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है, मेरठ षड्यंत्र केस 1929, वन आ जाएगा। फिर कानपुर षड्यंत्र केस आता है, कानपुर नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन आता है, तीन हो जाएगा। इसका गठन कब होता है, 1934 में। तो 4213 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? तो इन्होंने अहरार आंदोलन जो है, अहरार आंदोलन 1906 में प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफर अली खां आज सम्मिलित थे। इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चाटकारिता नहीं करनी चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। अगला है एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, 1921-22 में बंगाल किसानों ने एक आंदोलन चलाया। तो देखिए बंगाल किसानों ने, अवध के किसानों ने चलाया था, अवध के किसानों ने, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और साहेब थे, बिल्कुल सही है, दूसरा कथन सही है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। ये कथन सही है। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्तियां दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से नीचे हो सकते हैं। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 एंड 2। अगला 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे 5 घटनाक्रम दिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले आपका आता है अलीपुर बम कांड 1908 में होता है, तो 1 लिखिए। फिर इसके बाद होता है दिल्ली लाहौर षड्यंत्र, ये होता है आपका 1912 में, तो 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद आता है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, ये होता है आपका 1925 में, 1925 3 लिख दीजिए। फिर आपका आता है चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930, तो 2 लिख दीजिए। फिर सबसे लास्ट में आता है डलहौजी स्क्वायर बम कांड 25 अगस्त 1930 में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, 4, तो हो जाएगा 1 5 3 2 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करें। 4 घटनाक्रम है, इन्हें हमें कालानुक्रम में लगाना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होगा, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, तो 4 लिखिए। फिर इसके बाद आपका आता है अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, ठीक है, 1900, ये 1918 में, तो ये 3 लिखिए। फिर इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह आता है, खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 का ही है, पर अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के बाद होता है, तो 1 लिखिए। फिर रोलर सत्याग्रह 1919, तो 2 लिखिए। तो 4312 बी ऑप्शन। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था, इस अधिवेशन में बी ऑप्शन देखिए, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन,
इल्बर्ट विधेयक विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? तो इसने जो है भारतीय और यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया था। दूसरा, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा में चूक नहीं। सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना, उनका राष्ट्रीयकरण करना नहीं। केवल पहला, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस कानून की प्रणाली के अनुसार क्या था कि एक यूरोपीय न्यायाधीश या यूरोपीय मजिस्ट्रेट द्वारा ही किसी यूरोपीय पर विचार किया जा सकता है। मतलब किसी यूरोपीय का केस है, उसे भारतीय नहीं सुन सकता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनी कार रहा है? तो फ्रैंक मोरिस रहे हैं। ठीक है, अगला है 118 नंबर क्वेश्चन है। दो कथन दिए गए हैं। दो कथन है। पहला, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था, यह कथन आपका गलत है। दूसरा, इस आंदोलन ने हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ावा दिया नहीं, कम किया था। तो दो के दोनों कथन यहाँ पे गलत है, डी ऑप्शन हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। इस आंदोलन का कांग्रेस सहित महात्मा गांधी ने समर्थन किया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। 119 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, दो कथन दिए गए हैं, यहाँ पर बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो पहला, साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, सही है। साइमन कमीशन गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था, नहीं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे आपका कौन सा असत्य है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसके गठन का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार के बारे में अध्ययन करना था। भारतीयों द्वारा इस समिति में एक भी भारतीय न होने के कारण व्यापक रूप से इसका विरोध किया गया था। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है कांग्रेस अधिवेशन और उसके अध्यक्ष के रूप में? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में इसकी अध्यक्षता की थी। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। और 1907 में इलाहाबाद में रास बिहारी बोस ने नहीं, बल्कि एक सेकेंड, यहाँ पर जो है रास बिहारी बोस ने नहीं की थी। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। 1907 में ये आपका जो अधिवेशन होता है कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। और यहीं पर नरमपंथी गर्मपंथियों में अलगाव होता है। इसकी अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी और 1910 में विलियम बेडवर ने इलाहाबाद में की थी। तो यहाँ चार के चारों सुमेलित हैं। तो ये इस प्रकार से प्रश्न सही नहीं है, क्योंकि चार के चारों जो है ऑप्शन वो सही है। आगे बढ़ते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा या से प्रमुख समझौते संपन्न हुए थे? तो देखिए, दो समझौते के बारे में बात की गई। पहला है, उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना सही है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता, दोनों समझौते होते हैं। और इसकी अध्यक्षता जो है लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसके नेतृत्व में? तो नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना अमीर अली अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा सत्य है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, ये कथन आपका सही है। दूसरा, गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी, नहीं। पहला सही, दूसरा गलत, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना सन 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा गदर नामक एक अखबार निकाला गया था। ठीक है, और लाला हरदयाल जो इस संस्था के पथ प्रदर्शक थे। तो ये कहा जाए गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भाकना के द्वारा, और लाला हरदयाल इसके पथ प्रदर्शक थे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? तो हेमचंद्र कानूनगो पेरिस में एक रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर 1908 में भारत आए और कलकत्ता के मणिकतल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है, ये हमें बताना है। चार घटनाक्रम है यहाँ पे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले दांडी मार्च होता है 5 मार्च 1930 को। ठीक है,
तो पहला आ जाएगा। फिर इसके बाद होता है आपका मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, 3। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका पूना पैक्ट होता है 25 सितंबर 1932, तो 4। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है 1932 में, नवंबर दिसंबर 1932 में, तो ये 2 हो जाएगा। 1342 ये ऑप्शन। 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? कहाँ पर सरकार इनकी नहीं बनी थी? देखिए, इनकी जो सरकार जो है आपकी देखिए 1937 में 11 प्रांतों के चुनाव में कांग्रेस ने 8 प्रांतों में इन्होंने सरकार बनाई थी, परंतु बंगाल, पंजाब और सिंध प्रांत में कांग्रेस सरकार नहीं बनी थी। बंगाल यहाँ है, ठीक है, पंजाब में भी नहीं बनाए थे और सिंध में नहीं बनाए थे, तो सिंध का नाम नहीं, इसलिए 3 और 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1940 में। 1940 में लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। और ध्यान रखिए, इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था, जबकि फजलुल हक द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। अगला है लिन लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 2। पहला है, प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। गलत, ये कथन सही नहीं है। दूसरा, वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीयों के, ये भी कथन गलत है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर असत्य हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित भविष्य में की गई थी तथा वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा, ये प्रावधान था। मतलब जो अन्य सदस्य भारतीय होंगे, परंतु जो प्रधान सेनापति होगा वो भारतीय नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। 132 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा था? तो ये कहते जवाहरलाल नेहरू का था, जवाहरलाल नेहरू का। जबकि महात्मा गांधी ने उत्तर दिनांक चेक का था। पट्टाभी सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण, उन्होंने कहा था कि अगस्त प्रस्ताव का यह परिवर्धित संस्करण मात्र है। और ध्यान रखिएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। बाद में विरोध होने पर कांग्रेस कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था उन्होंने। 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 133। देखिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कौन थे? तो उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, मौलाना अबुल कलाम आजाद, यही इनके मुख्य प्रवक्ता थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू उनके सहयोगी की भूमिका में थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। देखिए, इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। 1942 में बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बंगाल के मिदनापुर में, देखिए यहाँ पर एक सेकंड, बलिया में चित्तू पांडे इसकी मतलब नेतृत्व किया था। सतारा में बीवाई चौहान ने, जबकि बंगाल के मिदनापुर में तामलुक नामक स्थान पर सतीश सावंत के नेतृत्व में समानांतर सरकार का गठन किया गया था, ना कि मतंगिनी हजारा के। ठीक है, इस सरकार को जो तामलुक में था जातीय सरकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा वाला सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है? 3 चीजें हैं, 3 घटनाक्रम। तो देखिए, इसमें CR फार्मूला 10 जुलाई 1944, तो 1। फिर लियाकत अली देसाई पैक्ट, ये 1945 में आता है, तो 2। फिर बेबल योजना 14 जून 1945, 3। 1 2 3 ए ऑप्शन। 1945 में हुए शिमला समझौता या सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? तो आप इसमें देखें, इसमें मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने भाग लिया था। इसमें जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष ने भाग लिया था, सिखों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि ने भाग लिया था, परंतु हिंदू महासभा ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। आगे बढ़ते हैं। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना कौन सा सत्य है। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था,
कैबिनेट मिशन में, सही है। भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात की गई थी, ये भी सही। संविधान सभा गठन की बात की गई थी, ये भी सही। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत को आज़ादी मिली? तो आचार्य जे बी कृपलानी, आचार्य जे बी कृपलानी। वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, और उसमें ब्रिटेन का राजा जॉर्ज षष्ठ मतलब छठवां। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आजाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? देखिए, सुभाष चंद्र बोस द्वारा 3 रेजिमेंट का गठन किया गया था, गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आजाद रेजिमेंट। पटेल रेजिमेंट का गठन नहीं किया गया था। महिलाओं का भी एक रेजिमेंट था जिसे रानी झांसी के रेजिमेंट के नाम से जाना जाता था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।